हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइंड बॉडी मेडिसिन, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है योगिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और नॉट ओनली ये योगिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बाकी हम सभी के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि माइंड बॉडी मेडिसिन का कंसेप्ट क्या होता है। क्योंकि इसको अगर हम आसान भाषा में अगर बताने जाए तो हम सभी कभी ना कभी, सारे जितने भी इंसान हैं, हम सभी कभी ना कभी जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें हमेशा ये कहा जाता है कि आप टेंशन कर रहे हो तो इसके वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, आपके टेंशन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और डॉक्टर के हमेशा सजेशंस ये होते हैं कि हर चीज के लिए दवा जरूरी नहीं होती है। डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि इस चीज के लिए हम दवा नहीं दे सकते, आप टेंशन कम कीजिए, आप टेंशन लेना बंद करो। अगर आपको आईबीएस है तो डॉक्टर बोलेगा टेंशन कम करो। अगर आपको स्ट्रोक हो गया, कोई कार्डियो प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि आप टेंशन क्यों करते हो, टेंशन करना कम करो। लेकिन भाई अब ये किसे समझाओ कि टेंशन थोड़ी मैं करता हूँ जानबूझकर। आप लोग जरूर मेरे साथ एग्री होंगे कि टेंशन आप लोग जानबूझकर करते हो क्या? नहीं करते हो ना। तो किस वजह से टेंशन करते हो? टेंशन हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली टेंशन होते हैं। और ये क्यों होते हैं, इसका क्या कनेक्शन है स्ट्रेस के साथ? क्यों स्ट्रेस जब आते हैं हमारे जहन में तो ये स्ट्रेस क्यों हमारे फिजिकल बॉडी को इफेक्ट करते हैं, हमारे फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसकी पूरी की पूरी रिलेशंस एंड कैसे ये स्ट्रेस सिचुएशंस कंट्रोल्ड होती है ऑटोमेटिकली इन आवर बॉडी, ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। माइंड बॉडी मेडिसिन इसी कॉन्सेप्ट का नाम होते हैं। एंड सबसे बड़ा माइंड बॉडी मेडिसिन कौन कौन है, इसकी पूरी लिस्ट हम आज देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नया कुछ सीखते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि माइंड बॉडी मेडिसिन होता क्या है। देखिए, द टर्म माइंड बॉडी मेडिसिन रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ मोडालिटीज। ये एक ग्रुप ऑफ मोडालिटी को रेफर करती है माइंड बॉडी मेडिसिन। सच एज गाइडेड इमेजरी, मतलब कौन कौन चीजें हो सकते हैं उसके अंदर? गाइडेड इमेजरी हो सकते हैं, योग हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ माइंडफुलनेस टेक्निक, any kind of heartfulness technique, all of these are comes under these techniques. All of these are comes under mind body medicine that are unified by the belief that the mind and body can positively affect each other in the pursuit of health and wellness. यानी कि आपको हेल्दी रखने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। सिर्फ आप हेल्दी बॉडी है आपके पास, ठीक है, समझ लो कि आप बॉडी बिल्डर हो, समझ लो आप बॉडी बिल्डर हो, लेकिन फिर आपके माइंड में हमेशा चल रहा है कि स्ट्रेस, हमेशा चल रहा है स्ट्रेस। आज मुझे यहाँ जाना है, आज मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम है, कल मेरे फैमिली में वो प्रॉब्लम है, परसों ये प्रॉब्लम है, ये चल रहा है आपके दिमाग में। तो क्या आप हेल्दी हो, फिजिकली हेल्दी हो, लेकिन आप कह पाओगे कि आई विल लीड अ हेल्दी लाइफ, आई एम लीडिंग अ हेल्दी लाइफ? आप कह पाओगे क्या? नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? क्योंकि आप फिजिकली हेल्दी तो हो लेकिन मेंटली आप हेल्दी नहीं हो। और ये मेंटल हेल्थ की वजह से आपको रात में नींद तक नहीं आएगा अच्छे से। आप हमेशा इस टेंशन में जीते रहोगे, आपके बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहेगा, आप डॉक्टर के पास जाते रहेंगे और डॉक्टर आपको कहता रहेगा कि आप टेंशन लेना बंद करो। लेकिन घुमा फिरा के आप पूछोगे वही सवाल जो हर कोई पूछता है कि भाई टेंशन मैं थोड़ी लेता हूँ, टेंशन तो अपने आप होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों इस मैकेनिज्म। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे टेंशन से क्या लेना देना भाई, टेंशन से क्या लेना देना, हो फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कह रहे हो टेंशन कम करो। यार टेंशन से क्या लेना देना है? लेकिन पूरी की पूरी चीज टेंशन से ही लेना देना है। पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि इस तरीके की हर डिजीज को कहते हैं साइकोसोमैटिक इलनेस। साइक का मतलब होता है आपका माइंड, यानी माइंड से जो डिजीज बॉडी में क्रिएट होता है, माइंड से जो बॉडी में इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट के वजह से डिजीज क्रिएट होती है, इसीलिए इसको कहा जाता है साइकोसोमैटिक इलनेस। तो ये पूरे मैकेनिज्म को आज हम जानने वाले हैं। तो माइंड बॉडी मेडिसिन कौन है? जो हमारे माइंड एंड बॉडी, जिस तरीके की मेडिसिन, ये एक्चुअली मेडिसिन है नहीं, ये एक्चुअली कुछ टेक्निक्स है, ये ग्रुप ऑफ मोडालिटीज है, ग्रुप ऑफ टेक्निक है, जहाँ पे मेडिसिन करवाया जाता, जहाँ पे आपको मेडिटेशन करवाया जाता है, योग करवाया जाता है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसके हम एक पूरी लिस्ट यहाँ पे दे दिए है माइंड बॉडी टेक्निक्स का। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आ सकते हैं इसके अंदर, रिलैक्सेशन टेक्निक, जितने भी रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस है वो सारे के सारे चीजें इसमें आ जाएंगे। हिप्नोसिस प्रैक्टिस होगा,
इमेजिनरी टेक्निक, बहुत काइंड ऑफ है, लाइक हार्टफुलनेस इज इमेजिनरी टेक्निक। ओके, मेडिटेशन, आप किसी भी तरीके की मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस करो, हार्टफुलनेस करो, साइकिलिंग मेडिटेशन करो, एमएसटी करो, कुछ भी करो, मेडिटेशन टेक्निक जितने भी आपको आते हैं सारे के सारे आपके माइंड बॉडी मेडिसिन के अंदर कहलाते हैं। योग योग के हर एक कॉन्सेप्ट माइंड बॉडी मेडिसिन के अंदर कहलाता है। बायो फीडबैक, टाई ची, फिर क्विगोंग, फिर ग्रुप सपोर्ट, फिर ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, फिर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस, ये सारे के सारे चीजें माइंड बॉडी मेडिसिन के अंदर आते हैं। क्योंकि अब देखना, जो लोग हमेशा भगवान के पुजारी होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं, जो हर दिन कथा श्रवण करते हैं, वो आनंद में जी रहे, उनकी कोई टेंशन आई नहीं उनके लेकिन उनके लाइफ में प्रॉब्लम तो है भाई। टेंशन नहीं है लेकिन प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जाके पूछो, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, लेकिन वो उस प्रॉब्लम को टेंशन होने नहीं देते, उस प्रॉब्लम से टेंशन को जनरेट होने नहीं देते। कैसे, ये उसको नहीं पता, ये उन लोगों को नहीं पता कैसे होने नहीं देते। क्यों, और क्यों नहीं होता टेंशन जनरेट? क्योंकि वो लोग अनजाने में हमेशा माइंड बॉडी मेडिसिन, माइंड बॉडी थेरेपी ले रहे हैं, हमेशा वो लोग इसी टेक्निक में जी रहे हैं, इसीलिए उन लोगों की टेंशन होता ही नहीं है। इसीलिए किसी भी तरीके की डिजीज हो, इसलिए कहा जाता है योग, मेडिटेशन, इन सारे चीजों को अल्टरनेटिव थेरेपी। और ये सारे के सारे कंसेप्ट लिंक्ड होते हैं किसके साथ? IAYT कॉन्सेप्ट के साथ। सारे के सारे कॉन्सेप्ट ये लिंक्ड होते हैं IAYT कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए अब इस माइंड बॉडी मेडिसिन की जो मैकेनिज्म्स है, उस मैकेनिज्म्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। उससे पहले हिस्ट्री ऑफ माइंड बॉडी मेडिसिन को समझ लेते हैं कि किन किन लोगों ने ये जो स्ट्रेस मैकेनिज्म्स जो है, इनकी थेरेपी या स्ट्रेस मैकेनिज्म्स का डेफिनेशन किन किन लोगों ने दिया है, पहले देखते हैं। वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी, वन ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब जो सबसे पहली अटेम्प्ट थी माइंड बॉडी की कनेक्शन को समझने के लिए, वो किन्होंने दिया था वो कॉन्सेप्ट था एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट। वो 100 years एगो कॉन्सेप्ट है, यानी आज से 100 साल पुराने कंसेप्ट है, हम आज जान रहे हैं, लेकिन ये 100 साल पुराने कंसेप्ट है। सारे के सारे कंसेप्ट, जितने भी मॉडर्न मेडिकल कंसेप्ट है, आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो तो ये सारे के सारे कंसेप्ट की ट्रेसेस आपको मिलेंगे, वेदों में आपको मिलेंगे। सारे के सारे हमारे जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, उनमें कहीं ना कहीं, चाहे वेद हो, भगवत गीता हो, पुराण हो, उपनिषद हो, योग वशिष्ठ हो, कुछ भी हठ योगिक टेक्स्ट हो, कुछ भी, कहीं ना कहीं आपको इनकी ट्रेसेस मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया साइकोसोमैटिक कंसेप्ट, इनकी ट्रेसेस है। जब राम अवतार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तब राम जी और वशिष्ठ जी के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, उस कन्वर्सेशन का एक बुक है जिनका नाम है योग वशिष्ठ। अब जाके कभी पढ़िएगा योग वशिष्ठ, तो योग वशिष्ठ में वो कंसेप्ट बताया हुआ है साइकोसोमैटिक इलनेस का। वैसे ही ये सारे कंसेप्ट पुराने हैं, ये सारे कंसेप्ट की ट्रेसेस आपको मिलेंगे वेदों में। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे सारे वीडियोस लेके आने वाले हैं, और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड है हमारे चैनल में, आप जाके देख सकते हो। IAYT की तो हम पूरे वेबिनार लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, वो भी अपडेट मिल जाएगा चैनल पर। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है माइंड बॉडी मेडिसिन, इनका फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने किया था वो था हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट था जिनका नाम था वाल्टर कैनन। वाल्टर कैनन आज से लगभग 100 साल पुराने ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने पहला अटेम्प्ट किया था इसको समझने के लिए, माइंड बॉडी कॉन्सेप्ट को, जिनकी रिजल्ट में उन्होंने एक थियरी डेवलप की थी जो है फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, ये थियरी हम सभी को पता है। जैसे भी कोई डेंजर आने होता है, या तो हम आंख बंद कर लेते हैं, या तो हम वहां से भाग जाते हैं। तो ये थियोरी को फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स कहते हैं, ये हम सभी को पता होता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग ए कंसिस्टेंट सेट ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट ऑकर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सारे के सारे ह्यूमंस में भी होते हैं, सारे के सारे एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन में होते हैं, सब में होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद किन्होंने अटेम्प्ट किया था, उसके बाद एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैंस सेले, इनका तो बुक ही है खुद, इनका बुक तो सभी पढ़ते हैं, हैंस सेले, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रिवाइज किया था इस कंसेप्ट को, कैनन्स की जो कंसेप्ट था उनको रिवाइज किया था लगभग 40 साल बाद, कैनन के 40 साल बाद इन्होंने ये कंसेप्ट को रिवाइज किया था। इन्होंने एक थ्योरी डेवलप की थी जिस थ्योरी का नाम था जनरल एडेप्टेशन रिस्पॉन्स। इस थ्योरी को आज हम डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि यही है वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स थ्योरी, जनरल एडेप्टेशन रिस्पॉन्स, अ 3-stage मॉडल ऑफ द बॉडीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। इन दिस आर्टिकल, ये एक्चुअली एक आर्टिकल से लिया हुआ है, ये जो पूरे जो यार इसका रेफरेंस मैं डाल दूंगा, इसका रेफरेंस हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल देंगे कौन से आर्टिकल से लिया हुआ है। अगर उस आर्टिकल को आप पढ़ना चाहते हो तो आप जाके पढ़ सकते हो उस आर्टिकल को, वहां पे आपको और भी डिटेल में मिलेंगे।
अगर आप हमसे वो आर्टिकल चाहते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी पर मेल कीजिए, हम आपको वो आर्टिकल भी शेयर कर देंगे साथों साथ इस स्लाइड के साथ। ठीक है, तो उस आर्टिकल में ये डिटेल बताया हुआ है कि कैसे ये सिस्टमिक अडेप्टेशन चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया गया था, उसके बाद उसके लगभग 30 साल, लगभग आज से प्राय 30 साल पहले एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्वर्ड बेंसन, एक कार्डियोलॉजिस्ट, इन्होंने एक थियरी डेवलप की थी। इन्होंने कैरेक्टराइज्ड अनदर फिजियोलॉजिकल स्टेट, इन्होंने एक और फिजियोलॉजिकल स्टेट के बारे में इजहार किया था जिनका नाम है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो पहला जो रिस्पॉन्स था वो था स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एंड जो दूसरा जिसको 30 साल पहले डिस्कवर किया गया था वो रिस्पॉन्स का नाम था रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो बेसिकली जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वही है हमारे माइंड बॉडी मेडिसिन, एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स यही है एक्चुअली माइंड बॉडी मेडिसिन। कैसे माइंड बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कैसे माइंड बॉडी के लिए एक मेडिसिन के काम करते हैं, इस चीज को समझने के लिए आइए देखते हैं इस वीडियो में और आगे डिटेल में। और ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स करते क्या है, ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स हमारे रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन कंजम्पशन को, ये हमारे ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, अलॉन्ग विद एन इंक्रीज्ड सेंस ऑफ वेलबींग, यानी हमारे वेलबींग सेंस को इंक्रीज करते हैं ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। ओके, अब देखते हैं आगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता क्या है इनमें, चलिए इसको पढ़ लेते हैं कि फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होते हैं। द एसआर, एसआर का मतलब है स्ट्रेस रिएक्शन, जहां पे भी एसआर लिखा हुआ है इसका मतलब है स्ट्रेस रिएक्शन। ठीक है, और जहां पे आरआर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जहां पे आरआर लिखा हुआ होगा उनका मतलब होगा रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में क्या होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर्स अ कैस्केड ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, दिस इंक्लूड इंक्रीज इन वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ाता है, रेस्पिरेशन को भी बढ़ाता है, डायलेशन ऑफ द ब्रोंक्यूलर मस्कुलेचर एंड एयरवेज, ब्रोंक्यूलर मस्कुलेचर एंड एयरवेज की डायलेशन को बढ़ाता है ये, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करते हैं, कॉज्ड बाय इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, क्योंकि ये कार्डियक आउटपुट को अगर बढ़ाएगा, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हो योग में तो आपको पता होगा कि जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली योर बीपी विल ग्रोज अप। ओके, जैसे कि आपका पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा तब। तो इट ऑल्सो ट्रिगर्स एंड इंक्रीजेस ऑफ ब्लड फ्लो, क्या करेगा ये ब्लड फ्लो की इंक्रीजेस, ये ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। कौन कौन से पोर्शन में, स्किन में बढ़ा देगा, ठीक है, फिर आपके स्प्लैंचिक रीजन में बढ़ा देगा ये ब्लड फ्लो को, मसल्स में बढ़ा देगा, हार्ट में बढ़ा देगा। अब आप लोग पूछोगे स्प्लैंचिक रीजन का मतलब क्या होता है, ये एब्डोमिनल पोर्शन की रीजन को स्प्लैंचिक रीजन कहा जाता है। ठीक है, एब्डोमिनल पोर्शन का रीजन है। Together, this physiological response produce a coordinated series of changes that enable the body to respond to stressful stimuli by providing energy to the areas that need it most. मतलब ये दो तरीके से होते हैं, एक दो मैकेनिज्म है इसमें, एक्चुअली इसमें दो मैकेनिज्म है, हम दोनों मैकेनिज्म को ही देखने वाले। एक मैकेनिज्म क्या करता है, एक मैकेनिज्म है जो कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, जो कि कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं, बीपी को बढ़ा देते हैं, सारी चीजें बढ़ाएगा, वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को हाई करेगा। लेकिन एक और सिस्टम होता है साथों साथ, जैसे ही ये सिस्टम ऑन होते हैं वैसे ही दूसरा सिस्टम भी एक्टिव होते हैं। वो क्या करते हैं, दूसरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं, वो वेसल को डायलेटेड करते हैं, वो रेस्पिरेशन को कम करेगा, वो ऑक्सीजन कंजम्पशन को कम करेगा, वो सारी चीजें को कंट्रोल में लाएगा। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में देखने वाले हैं अभी इस वीडियो में। अब आते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स पर। रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंक्लूड रिडक्शंस इन वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन, ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स क्या करता है, वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन को रिडक्शन करते हैं, सारे उल्टा करेगा। इन्होंने जो किया स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो चीज की उस स्ट्रेस रिस्पॉन्स का उल्टा काम ये करेगा। मतलब ये जितने भी रिस्पॉन्स को ये बढ़ाएगा, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली उस रिस्पॉन्स को कम करेगा। वॉल्यूमेट्रिक ऑक्सीजन को ये कम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन को ये कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेगा, ए स्लोइंग ऑफ हार्ट रेट को स्लो करेगा, रेस्पिरेशन रेट को स्लो करेगा ये, है ना, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को ड्रॉप कर देगा, एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करेगा, हार्ट रेट को नहीं, अच्छे से समझ लो, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी दोनों हार्ट बीट के बीच का जो गैप होता है, क्योंकि अगर गैप कम होगा मतलब हार्ट बीट आपका ज्यादा हो रहा है, अगर गैप को बढ़ा देगा मतलब हार्ट बीट कम होगा, यानी हार्ट बीट आपका कंट्रोल्ड में है अभी, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। ठीक है, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इंक्रीज नहीं करते हैं। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी लिखा हुआ है इंक्रीज, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज मत समझ लेना इसको, ये अलग चीज है। ये हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का मतलब होता है दोनों बीट के बीच में जो गैप होते हैं,
उस गैप को इंक्रीज करता है, मतलब आपका हार्ट बीट कंट्रोल्ड में आ रहा है अभी। ठीक है, अब देखते हैं इसका बायोकेमिकल चेंजेस क्या क्या है। देखिए, during these situations perceived during situation perceived as being accurately stressful, तो two main pathways activated और टू मेन पाथवे, यहाँ पे दोनों पाथवे चलते हैं। हम अभी अभी बोले ना कि एक पाथवे है जो सिस्टम को बढ़ा देता है, जो हाइपर एक्टिव कर देता है, और दूसरा है जो इसको कंट्रोल करता है। तो हाइपर एक्टिव कौन करता है? ये सिंपैथो एड्रेनोमेडुलरी यानी SAM एक्सिस, जिसको कहा जाता है SAM एक्सिस, ये हाइपर कर देते हैं। और एक होता है HPA एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनो एक्सिस, ये होता है HPA एक्सिस, ये कंट्रोल करते हैं। अब इनकी मैकेनिज्म्स को देखते हैं, कैसे ये कंट्रोल करते हैं, कैसे ये हाइपर करते हैं, ये मैकेनिज्म्स को अब समझते हैं। बोथ एक्सिस आर एक्टिवेटेड बाय हाइपोथैलेमस, ये दोनों एक्सिस को एक्टिवेट करने वाले कौन है? एक्टिवेट करने वाले हैं हाइपोथैलेमस। कैसे करते हैं? हाइपोथैलेमस एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्या नाम है हार्मोन का? CRH, हम सभी को पता है, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं कौन? हाइपोथैलेमस। अब इस हार्मोन का काम क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? ये सीधा चला जाएगा पिट्यूटरी के पास। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर या पोस्टीरियर? याद रखना, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा और बोलेगा कि अब ACTH को रिलीज कर दो, आप ACTH को रिलीज कर दो। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH को रिलीज कर देगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH को रिलीज कर देगा, ठीक है। फिर जब एंटीरियर पिट्यूटरी इतना तक जो था, ये दोनों में ही होगा, SAM एक्सिस में भी होगा और HPA एक्सिस में भी ये होगा। यहां तक की जो मैकेनिज्म है, यानी हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करे, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ACTH, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ACTH। यहां तक सेम है। अब दोनों सिस्टम में अलग अलग मैकेनिज्म्स चलते हैं। पहले SAM सिस्टम को देख लेते हैं, SAM एक्सिस को पहले देख लेते हैं। SAM एक्सिस में क्या होता है? देखो, अब ACTH रिलीज हो गया, ACTH क्या करेगा? ACTH सीधा एड्रिनल मेडाला को स्टिमुलेट करता है। ACTH एड्रिनल मेडाला, ये वाला एक्सिस है SAM। देखो, ये सिंपैथेटिक एक्टिवेशंस के जरिए यानी सिंपैथेटिक नर्व्स के जरिए ACTH क्या करेगा? ये सिंपैथेटिक नर्व के जरिए, यानी ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसके जरिए आके क्या करेगा? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जरिए आके एड्रिनल मेडाला को, एड्रिनल यानी एड्रिनल ग्लैंड की दो पार्ट होती है, ये हम सबको पता है। जो किडनी के ऊपर होता है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है। एड्रिनल ग्लैंड का ये हमेशा ना लोग पूछते हैं कि ये याद नहीं रहता एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है, तो इसको याद करने का एक इजी तरीका है। रेनल का मतलब होता है किडनी, रेनल के ऊपर जो एड है उसको ही एड्रिनल कहते हैं। रेनल के ऊपर जो एड है उसको एड्रिनल कहते हैं। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होते हैं, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड की दो पार्ट है, एक तो है मेडाला, दूसरा है कॉर्टेक्स। अब मेडाला को मेडाला पार्ट स्टिमुलेट होता है कहाँ पे? एसएम एक्सिस में स्टिमुलेट होते हैं एड्रिनल मेडाला। एड्रिनल मेडाला स्टिमुलेट होता है एसएम एक्सिस में, ठीक है। एसएम एक्सिस क्या करता है? एड्रिनल मेडाला को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही एड्रिनल मेडाला को स्टिमुलेट कर दिया, ये एड्रिनल मेडाला से दो हार्मोन निकलती है, एक है एपिनेफ्रिन, दूसरा है नॉरएपिनेफ्रिन। एक निकलता है एपिनेफ्रिन, दूसरा निकलता है नॉरएपिनेफ्रिन। अब दिस स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्टरेशन are directly linked to a number of physiological changes that take place in the body including increases in blood pressure। अब जैसे ही एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गया, आपको फिजिकल चेंजेस दिखने को मिल जाएगा। क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगा, ये सारी चीजें बढ़ने लगेंगे आपके बॉडी में और आप हाइपर एक्टिव होने लगोगे। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे तो सर एक अलग नाम दिया हुआ है, ये एक अलग नाम दिखा रहा है हम लोगों को। जी हाँ, ये ब्रेन का ही एक पोर्शन है, इसके घबराने में कोई जरूरत नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक पोर्शन है। जैसे ही एसीटीएच स्टिमुलेट करते हैं, एसीटीएच सीधा स्टिमुलेट नहीं गए, एसीटीएच सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जरिए आके एड्रिनल मेडाला को स्टिमुलेट करते हैं एंड एड्रिनल मेडाला रिलीज करते हैं कैटेकोलामाइन को। कैटेकोलामाइन मतलब कैटेकोलामाइन मतलब ही होता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। कैटेकोलामाइंस का मतलब ही होता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रिनल मेडाला के जो हार्मोन्स होते हैं उनको कैटेकोलामाइन कहा जाता है, ठीक है। कैटेकोलामाइन का मतलब होता है एड्रिनल मेडाला का हार्मोन। तो एड्रिनल मेडाला में दो हार्मोन होती है, एक एपिनेफ्रिन एक नॉरएपिनेफ्रिन। जैसे ये रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, वैसे ही तुरंत
ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और वैसे ही आपको फिजिकल चेंजेस देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं HP एक्सिस में। HP एक्सिस क्या करता है? ये कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर। देखो यहाँ पे HP एक्सिस क्या कर रहा है? ACTH तो रिलीज हो गया, ACTH रिलीज हो गया। अब ACTH क्या करेगा? ACTH आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में। यहां से समझते हैं, देखो हाइपोथैलेमस ने पहला CRH को रिलीज किया, CRH ने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते ACTH रिलीज हो गया। अब ACTH क्या कर रहा है? ACTH सीधा आके किसको स्टिमुलेट करेगा? ये भी एड्रिनल ग्लैंड को, लेकिन एड्रिनल मेडाला नहीं, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करते हैं। ACTH स्टिमुलेट करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स एरिया को, और जैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होगा, कौन रिलीज होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से? कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं कॉर्टिसोल। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है कॉर्टिसोल। जैसे ही कॉर्टिसोल ब्लड स्ट्रीम में आया, जैसे ही कॉर्टिसोल ब्लड स्ट्रीम में आएगा, तुरंत कॉर्टिसोल क्या करेगा? ये इंड्यूस मेटाबॉलिक चेंजेस इन द, ये मेटाबॉलिक चेंजेस को इंड्यूस्ड करेगा इन द लीवर, रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन। आपका ग्लूकोज कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा ब्लड में, टिश्यूज में, इंक्रीज्ड ग्लूकोज। अगर आपकी ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ रहा है तो यानी ग्लूकोज से प्रोड्यूस क्या होता है? अल्टीमेटली ATP प्रोडक्शन होती है। ATP क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द इंक्रीज्ड ग्लूकोज प्रोड्यूस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP टू रिपेयर द डैमेज सेल। जितने भी सेल्स डैमेज हुए हैं उन सेल को रिपेयर करने के लिए HP एक्सिस जिम्मेदार है। HP एक्सिस ग्लूकोज कॉर्टिसोल को रिलीज करेगा, कॉर्टिसोल क्या करेगा? आपका ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ा देगा। जैसे ही ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लीवर में रिजल्ट, वो लीवर को स्टिमुलेट कर रहे हैं, लीवर में स्टोर्ड है ग्लूकोज, वो उस ग्लूकोज को रिलीज करवा देगा, आपकी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ गया, आप उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करो ATP में, ATP कन्वर्ट होगा, ATP बढ़ जाएगा, जितने भी डैमेज सेल्स है सारे के सारे सेल्स को वो रिपेयर कर देगा ATP, एंड एनेबल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स थ्रू आउट द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेसर्स। अब ये HP एक्सिस आपको एक्टिव कर देगा उस स्ट्रेस सिचुएशन से लड़ने के लिए, उस स्ट्रेस सिचुएशन को मुकाबला करने के लिए आपके बॉडी में ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म बैठे हुए हैं। तो ये है आपका पूरा HPA एक्सिस का फंक्शन। और माइंड बॉडी मेडिसिन इसे ही कहते हैं। अब क्यों योग को क्यों माइंड बॉडी मेडिसिन कहा गया है? क्यों योग मेडिटेशन इन लोगों को माइंड बॉडी मेडिसिन कहते हैं? क्योंकि ये जो HP एक्सिस की मैकेनिज्म है, ये क्या करते हैं? जब हम योग करते हैं, हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, योग कर रहे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं। योग मेडिटेशन ये हमारे रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं। और क्योंकि ये रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को इंक्रीज करते हैं, तो ये मैकेनिज्म हमारे HPA मैकेनिज्म्स को डेवलप करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने में हेल्प करती है, जो कि हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं। इसीलिए योग मेडिटेशन, क्योंकि हम कोई हम मेडिसिन नहीं ले रहे हैं बाहर से, फिर भी ये हमारे माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे बॉडी को भी कंट्रोल कर रहे हैं। योग अब इसको डिटेल्स में समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा IAYT कंसेप्ट। क्यों योग को माइंड बॉडी मेडिसिन के अंदर गिना जाता है, वो आपको डिटेल्स में पढ़ने के लिए पढ़ना होगा IAYT कंसेप्ट, क्योंकि IAYT में ये पूरा का पूरा चीजें एक्सप्लेन करवाया जाता है, जो कि आपस में खुद बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लेके आ रहे हैं, लेकिन एक वेबिनार के जरिए। ये रहा पूरा माइंड बॉडी मेडिसिन कि क्यों माइंड इफेक्टेड होते हैं। तो क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेस आ गया, जैसे ही आपको स्ट्रेस आया तो तुरंत आपकी बॉडी में ये मैकेनिज्म्स एक्टिव हो जाएंगे, ACM मैकेनिज्म। अब जैसे ही ACM मैकेनिज्म एक्टिव हो गया, ये HPA भी मैकेनिज्म एक्टिव हो जाएगा। अब ACM क्या करेगा? ACM मैकेनिज्म तुरंत आपको बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं। इसीलिए जब स्ट्रेस आते हैं तो हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी दिखते हैं, क्योंकि ये ACM मैकेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं जैसे ही स्ट्रेस लेते हैं हम। और HPA मैकेनिज्म, उसको कंट्रोल करने के लिए HPA मैकेनिज्म भी एक्टिव होते हैं। इसीलिए थोड़े टाइम बाद हम अपने आप ही उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए थोड़े टाइम बाद। लेकिन अगर ये एक लिमिट तक है, अगर ये लिमिट बढ़ जाएगा, अगर ये आपको ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, तो आपको ऑब्वियसली जाना होगा डॉक्टर के पास, या तो आपको मेडिसिन लेना होगा विद डॉक्टर सजेशन, और या तो आपको थेरेपी में प्रॉपरली आना पड़ेगा, योग थेरेपी में
जहां पे आपको IOIT कॉन्सेप्ट के बेसिस पे थेरेपी प्लानिंग की जाती है आपकी, और आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। ये रहा आपका टोटल माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर वीडियो। आप लोग देखिए इसको, और अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। थैंक यू।